आज कक्षा 11 के कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे द्रव के गुणों के बारे में। द्रव के दो गुण हैं, एक है पृष्ठ तनाव और दूसरा है केशिका। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं पृष्ठ तनाव से। हमारा जो ये शब्द आया है पृष्ठ तनाव, किसी द्रव की मुक्त पृष्ठ। जब हम देखेंगे उसके अंदर एक गुण होता है कि वह अपने क्षेत्रफल को सिकोड़कर न्यूनतम करने की कोशिश करता है। द्रवों के इसी गुण को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। हम व्यवहार में, अपने दैनिक जीवन में प्रायः इन्हें देखते रहते हैं। जैसे दूध देखें, अगर ठंडा करने के लिए रख दिया जाए, देखते हैं उसकी ऊपरी परत सिकुड़ करके छोटी होने लगती है। चलिए अब जानते हैं कि पृष्ठ तनाव का कारण क्या है। जैसे कोई बर्तन है और इसमें कोई द्रव भरा गया है। इस द्रव के अंदर जो द्रव के अणु हैं, जैसे मान लीजिए एक अणु यहाँ है, एक अणु यहाँ है, तो ये अणुओं के अंदर आकर्षण बल समान रूप से लगता है। जैसे ये वाला अणु इस अणु को अपनी ओर खींचेगा, इस अणु को कोई दूसरा अणु अपनी ओर खींचेगा, उस अणु को कोई और अपनी ओर खींचेगा। इस तरह से सभी अणु एक दूसरे के आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। लेकिन जो सतह पे स्थित अणु होते हैं द्रव के, इन पर दाएं बाएं और नीचे की तरफ तो बल लगता है, लेकिन ऊपर की सतह के ऊपर कोई भी आकर्षण बल नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यह होता है कि ऊपर से अणु के ऊपर कोई बल नहीं है, नीचे से इनके ऊपर बल लगता है, जिसके कारण से जो ऊपरी सतह है ये तनाव में आ जाती है, तनाव का अनुभव करती है। और इस खुले पृष्ठ को हम पृष्ठ कहते हैं, और इस पृष्ठ के ऊपर उत्पन्न तनाव को हम कहेंगे पृष्ठ तनाव। यही होता है पृष्ठ तनाव का मेन कारण, जो उसका मुख्य कारण है यही है। अब आगे हम जानते हैं इसकी व्याख्या कैसे की जाए। पृष्ठ तनाव की व्याख्या करने के लिए हमें दो बलों को पढ़ना है। एक होता है ससंजन बल, ससंजन बल, इसे कहते हैं कोहेसिव बल, फोर्स, कोहेसिव फोर्स। प्रत्येक पदार्थ के अणुओं के मध्य दूसरे पदार्थ के अणुओं को अपनी ओर खींचने का गुण होता है। तो ऐसे ही इन बलों को हम कहते हैं अंतराणविक बल। अंतराणविक बलों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा ससंजन बल, जिसे कोहेसन भी कहते हैं। अब ससंजन बल की हम यहाँ पे व्याख्या करते हैं। इस शब्द से समझ लीजिए कि समान अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम कहेंगे ससंजन बल। जैसे कोई एक कण है, दूसरा अणु है, दोनों अगर जल के अणु हैं, इनके मध्य अगर कोई आकर्षण बल लगेगा तो वह कहलाएगा ससंजन बल। जैसे जल के अणु के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। पदार्थ एक ही जैसा होना चाहिए। समान पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम कहेंगे ससंजन बल। ये बल जो इनके बीच कार्य करेगा वो कहलाएगा ससंजन बल। अब आगे हम चलिए पढ़ते हैं दूसरे तरह के बल के बारे में। पहले इस बल का एक उदाहरण हम देख लें। इस बल का उदाहरण होता है जल की बूंदें
एक बूंद में जब दूसरी बूंद पास लाई जाएगी, संसंजन बल के कारण ही एक दूसरे में जुड़ जाएगी और उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल कार्य करेगा। जल की बूंद पहली वाली भी है और दूसरी भी जल की बूंद है, दोनों के मध्य कार्य करने वाला बल होगा संसंजन बल। अब आगे चलिए हम जानते हैं आसंजन बल के बारे में। इसे आसंजन बल, इसमें क्या होता है, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल को आसंजन बल कहते हैं। जैसे कांच और जल के अणुओं के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल को हम आसंजन बल कहेंगे, क्योंकि कांच अलग पदार्थ है और जल भी एक अलग पदार्थ है, तो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य कार्य करने वाले बल को हम कहेंगे आसंजन बल। आसंजन का मतलब ही है असमान, दोनों एक जैसे नहीं होने चाहिए। इसके लिए चलिए अब हम देखते हैं जो व्यवहारिक परिभाषा के अलावा हमारी वैज्ञानिक परिभाषा है पृष्ठ तनाव की, उसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी द्रव की ये मुक्त सतह हमको दिख रही है, इस द्रव की मुक्त सतह पर हमने एक काल्पनिक रेखा खींच दी और इस पर दोनों तरफ समान बल लग रहा है कैपिटल, और इसकी लंबाई मान लीजिए जिसकी लंबाई है वो है तो पृष्ठ तनाव जो होगा हमारा, इसे हम कैपिटल टी से दिखाएंगे। इस काल्पनिक रेखा के किसी एक तरफ लगने वाले संपूर्ण बल या और उस रेखा की लंबाई के अनुपात के बराबर होगा। अगर यल का मान ले लें 1 मीटर तो हमारा टी हो जाएगा एफ के बराबर। यानी यहां से हम इसकी परिभाषा इस तरह बताएंगे, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव उस बल के बराबर होता है जो उस द्रव के मुक्त सतह पर खींची गई एकांक काल्पनिक रेखा के लंबवत कार्य करता है। ये बल देखिए इस रेखा के लंबवत काम कर रहा है 90 डिग्री के एंगल पर। ये हो गई हमारी पृष्ठ तनाव की परिभाषा। अब चलिए हम इसके मात्रक और विभव निकालें। टी का मात्रक F बटे L के हिसाब से हमारा हो जाएगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन, L का मात्रक होता है मीटर। तो T मतलब पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव को हम लिखेंगे कैपिटल T से। कैपिटल T से पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या हो जाएगा हमारा न्यूटन बटे मीटर। ये तो हमारा हो गया MKS पद्धति में। अगर हम CGS पद्धति की बात करें तो T बराबर F बटा L। CGS पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन और लंबाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर। तो डाइन बटे सेंटीमीटर हमारा मात्रक हो जाएगा CGS पद्धति में। अब चलिए हम देखते हैं इसके विमा की बात करें तो T बराबर F बटे L के अनुसार F का मतलब है बल। अगर T की विमा निकालनी है तो बल की विमा हमें लिखनी पड़ेगी mL T की पावर -2। L मतलब लंबाई, लंबाई की विमा होगी कैपिटल L। L से L काट दें तो बचा रह गया हमारा mt -2। ये हमारा पृष्ठ तनाव की विभव है, क्या नाम है पृष्ठ तनाव का विमा है। फिर से देख लीजिए, ये हमारी mt -2 है हमारे पृष्ठ तनाव की विमा। T बराबर F बटा L, F की जगह हम बल की विमा रखेंगे mL T की पावर -2। L लंबाई है, इसकी विमा रखेंगे कैपिटल L। L से कट जाएगा, बचा रह जाएगा हमारा mL mt -2। ये हो जाएगा हमारे पृष्ठ तनाव की विमा। देखते हैं हमारा अगला जो टॉपिक है स्पर्श कोण। स्पर्श कोण का मतलब है जहां से द्रव
किसी ठोस को स्पर्श करता है। देखिए दो चित्र आपके पीछे बने हुए हैं। पहला दिखाया गया है ये पानी है और ये कांच के साथ यहाँ तक पानी चढ़ा हुआ है। इसका तल कैसा है? अवतलाकार है। अवतलाकार तल जहाँ से ये ठोस को स्पर्श कर रहा है, इस ठोस से रेखा खींच दी गई। इस रेखा के साथ जो कोण बन रहा है थीटा अंश का, यही कोण कहलाता है स्पर्श कोण। इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। दूसरी स्थिति में देखिए, इसके अंदर एक द्रव भरा है पारा। इसका तल कैसा है? उत्तलाकार है। ये उत्तलाकार तल जहाँ से स्पर्श करता है वहां से एक सीधी रेखा खींच दी गई है और इस रेखा से मिला करके जो कोण पूरा बन रहा है थीटा कोण, ये कोण पारे के लिए है स्पर्श कोण और ये है पानी के साथ कांच का स्पर्श कोण। दोनों चित्रों में बनाया गया है ए और बी। अब इसकी परिभाषा में जानते हैं कि स्पर्श कोण किसे कहते हैं। स्पर्श कोण वह कोण होता है जहां से कोई द्रव किसी ठोस के तल को स्पर्श करता है तथा उसके संपर्क तल से एक रेखा खींचकर उसके साथ बनाया गया कोण कहलाता है हमारा स्पर्श। द्रव और ठोस के संपर्क स्थान पर, जो द्रव और ठोस का संपर्क स्थान है, वहां से जो कोण बनता है उस कोण को हम कहते हैं स्पर्श कोण। चलिए अगला टॉपिक हमारा है केस नली। चलिए जानते हैं केस नली के बारे में। केस नली शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो होता है हमारा केस और दूसरा है नली। केस का मतलब होता है बाल और बाल का गुण होता है बारीक होना एवं बाल तो बहुत ही पतली होती है और नली का मतलब आप जान ही रहे हैं पाइप है। इस तरह से हम इसकी परिभाषा बता सकते हैं केस नली किसे कहते हैं। बाल की तरह बारीक एवं पतली नली हमारी कहलाती है केस नली। केस नली को कैसे बताएंगे? बाल की भांति बारीक एवं पतली नली को हम केस नली कहते हैं। चलिए अब केस नली के गुण के बारे में जानते हैं। केस नली का जो गुण होता है वो कहलाता है केशिकत्व या केशिकात्व। केशिकात्व एक घटना होती है जो केस नली में संपन्न होती है। किसी केस नली में द्रव के तल को ऊपर चढ़ने अथवा द्रव के तल को नीचे गिरने की घटना को हम कहते हैं केशिकात्व। जैसे अगर हम पानी द्रव लेंगे और उसमें केस नली डालेंगे तो हमारे द्रव का तल क्या ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन अगर पारे में हम इसी केस नली को डालेंगे तो देखेंगे तो पारा जो केस नली में उसका तल क्या है? नीचे उतर जाएगा। तो केस नली में द्रव के तल को ऊपर चढ़ने अथवा द्रव के तल के नीचे गिरने की घटना को कहते हैं केशिकात्व। केशिकात्व के दैनिक जीवन में बहुत से उदाहरण हम देखते हैं। केशिकत्व का कुछ उदाहरण दैनिक जीवन में हम देख रखते हैं कैसे होता है केशिकात्व की घटना। केशिकात्व सबसे पहले हम फिर से ध्यान से सुनेंगे क्या होता है। किसी केस नली के अंदर द्रव के तल को ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने की घटना को हम कहते हैं केशिकात्व। किसान अपने खेतों की जुताई क्यों कर देता है बरसात होने के उपरांत? इसका कारण है मिट्टी के ढेले के अणुओं के मध्य में असंख्य केस नलियां बन जाती हैं जिनके माध्यम से जो जल भूमि के अंदर गया है ऊपर चढ़ जाता है और ऊपर चढ़ने के बाद वह वाष्पीकृत होकर के वायुमंडल में चला जाता है। इस जल हानि की घटना से बचने के लिए हमें क्या करना है? उस खेतों की जुताई कर देनी है ताकि मृदा के अंदर बनने वाली केस नलियां सभी टूट जाएं और द्रव आसानी से जो ऊपर चढ़ रहा था वह नीचे ही बचा रह जाए। दूसरी घटना है कि लालटेन के में जो बाती रहती है उस बाती के सहारे जो मिट्टी का तेल है ऊपर चढ़ता रहता है। जैसे देखिए उसकी बाती के लिए जो कपड़ा यूज करते हैं उस कपड़े के बीच में असंख्य धागे ऐसे ऐसे बने रहते हैं। इन धागों के बीच में केस नलियां बन जाती हैं और इस केस नलियों के सहारे जो द्रव है केरोसिन का तेल है ऊपर चढ़ जाता है और ऊपर लौ जो है जलती रहती है। जैसे ही यहाँ से मिट्टी का तेल थोड़ा सा जलेगा दूसरा वाला मिट्टी का तेल केस नली के सहारे ऊपर चढ़ जाएगा फिर वो जलेगा।
इस तरह से लगातार लाइट की लौ जो जलती रहती है। और एक उदाहरण है कि अगर किसी बाल्टी में पानी भर के एक तौलिया हम डाल दें तो देखते हैं तौलिया के अंदर जो केसनलियाँ बनी है उस केसनलियों के सहारे जल ऊपर चढ़ जाता है और तौलिया काफ़ी ऊंचाई तक भीग जाता है। चलिए अब इसको मिटा करके नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। इस सूत्र के लिए हम इस चित्र को ध्यान से देखें। ये जो है द्रव है भरा हुआ, इसी के अंदर एक केसनली डाल दी गई है और इस केसनली की त्रिज्या है स्मॉल r और ये जल का तल है और जल के तल से h ऊंचाई तक केसनली में जल जो है चढ़ गया है। अब ऊपर जो इसकी सतह है इसके ऊपर लंबवत बल कार्य कर रहा है, कैपिटल T मतलब पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है? लंबवत कार्य करने वाला बल। में चढ़े द्रव की ऊंचाई के लिए सूत्र। मान लीजिए कि ये द्रव है और इसी द्रव के अंदर एक केसनली डाल दी गई है और इस केसनली की त्रिज्या है स्मॉल r। ऊपर को लंबवत बल जो कार्य कर रहा है इसके पृष्ठ के लंबवत है वो पृष्ठ तनाव T और इसका जो घनत्व है द्रव का वो है स्मॉल d। अब चलिए देखते हैं इसके संतुलन की स्थिति में क्या होगा। जो ऊपर की ओर बल लग रहा है और नीचे की ओर जो बल लग रहा है, ऊपर लग रहा है पृष्ठ तनाव की वजह से जो बल लग रहा है और नीचे इस स्तंभ के भार के जो बल रहा है, दोनों संतुलन की स्थिति में क्या होंगे? बराबर होंगे। ऊपर मुखी बल बराबर द्रव स्तंभ का भार, द्रव स्तंभ का भार। ऊपर मुखी बल क्या है? बल को कैसे निकालेंगे? यह बराबर हमारा क्या होता है? सूत्र क्या होता है हमारा? पृष्ठ तनाव T बराबर F बटे L। यहां से यह बराबर हो जाएगा T गुणे L। L का मतलब क्या है कि ये कितनी लंबाई पे बल कार्य कर रहा है? लंबवत बल कार्य कर रहा है तो ये जो बल कार्य कर रहा है 2 पाई r के बराबर। देखिए यह बराबर हो जाएगा हमारा T गुणे 2 पाई r। अब द्रव स्तंभ का जो भार है ये चेक कर लीजिए। द्रव स्तंभ का भार का सूत्र होता है W बराबर m गुणे g। m कहां से आया है? द्रव्यमान। देखिए द्रव्यमान बटा आयतन होता है घनत्व के बराबर और जो घनत्व होता है d क्या हो जाएगा? m किसके बराबर हो जाएगा? d गुणे v के बराबर। v क्या है? आयतन है। आयतन मतलब इस स्तंभ का, ये बेलनाकार स्तंभ का आयतन क्या होगा? जिसकी ये ऊंचाई है त्रिज्या r है तो सूत्र क्या होता है आयतन का हमारा? पाई r स्क्वायर h। अब चलिए यहाँ से द्रव स्तंभ के भार में W के अंदर हम रख देते हैं, m की जगह रखेंगे d घनत्व है गुणे v की जगह हम रखेंगे v गुणे g। सबकी वैल्यू रख दें तो d की जगह हम रखेंगे d, v की जगह रखेंगे पाई r स्क्वायर h गुणे g। संतुलन की स्थिति में यह बल और यह बल जो ऊपर की ओर कार्य कर रहा है और द्रव स्तंभ का भार नीचे की ओर कार्य कर रहा है, ऊपर वाला बल और नीचे वाला बल दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। अब इन दोनों को बराबर कर देने की आवश्यकता है। W बराबर कर देना है F। जब W F के बराबर हम कर देंगे तो ध्यान से देखिएगा इधर ये हमारा T गुणे T बराबर ये क्या कहते हैं? F बराबर हो जाएगा W के और F की वैल्यू है T गुणे 2 पाई R बराबर ये हो जाएगा हमारा D गुणे पाई r स्क्वायर h गुणे g। पाई से पाई काट दीजिए और इसमें जो कटने लायक चीज है एक r से r कट जाएगा। इधर बचा है 2t, इधर बचा है r d और g, d r g और है h। अगर हमें h की वैल्यू प्राप्त करनी है तो क्या हो जाएगा? 2t बटे r d g। ये हमें मिल गई h की वैल्यू। h की वैल्यू का मतलब है कि द्रव स्तंभ में चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई h कितनी होगी? 2t बटे r
dg के बराबर होगी। जो है किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r। r मतलब त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि त्रिज्या अगर अधिक होगी तो h का मान कम हो जाएगा, अगर त्रिज्या छोटी होगी तो h का मान अधिक हो जाएगा, द्रव ज्यादा ऊंचाई तक ऊपर चढ़ जाएगा। इस नियम को हम जूरीन का नियम भी कहते हैं। किसका नियम? जूरीन। इस नियम को कहते हैं जूरीन का नियम, जो किसी केस नली की त्रिज्या उसमें चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण हम देख लें। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि जैसे वृक्षों में जो जल होता है वह पेड़ों के अंदर बनी हुई जो केसनलियां होती हैं उन्हीं के माध्यम से ऊपर चढ़ जाता है। अब अगला हम जानते हैं कि पृष्ठतनाव पर प्रभाव। पृष्ठतनाव पर देखिए प्रभाव किसका पड़ेगा? पहला ताप का प्रभाव। अगर ताप हम बढ़ाएंगे, ताप बढ़ता है तो पृष्ठतनाव क्या होगा? घटता है। उदाहरण के लिए देखिए, जब चाय गर्म होती है तो ऊपर की सतह पे कोई परपटी यानी कोई तनाव नहीं होता है, लेकिन जैसे ही चाय जब ठंडी होना शुरू होती है उसके ऊपर की परपटी जमना शुरू हो जाती है, यानी उसका पृष्ठतनाव अधिक होने लगता है। ताप जब कम होता है तो पृष्ठतनाव बढ़ता है। यह है ताप का प्रभाव। दूसरा है आविलेय या कम आविलेय पदार्थ की बात करें। जो पदार्थ द्रव में कम आविलेय हैं या कम घुलनशील हैं, जैसे साबुन, डिटर्जेंट आदि को घोलने पर किसी द्रव का पृष्ठतनाव कम हो जाता है। तीसरा है हमारा संदूषण, इस संदूषक भी कहते हैं, जैसे ग्रीस, तेल, चिकनाई, वसा, इन सब की उपस्थिति में भी पृष्ठतनाव घटता है। ये 3 कारण थे पृष्ठतनाव को प्रभावित करने वाले कारक।